हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज सक्सेना। ये सी लैंग्वेज की सीरीज का चैप्टर 4 है। इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर का नाम ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रखा गया है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि हम जो हमारी सी लैंग्वेज है उसको हम एक फ्री फॉर्म लैंग्वेज कहते हैं, और या फिर हम उसको वन मैन लैंग्वेज भी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो हम इसको ऐसा क्यों बोलते हैं। तो देखिए, इसको हम जो फ्री फॉर्म लैंग्वेज बोलने का रीजन है वो ये है कि सी लैंग्वेज में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं होता है कि आपको किसी भी सेंटेंस को, या हम कह लें कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को किसी भी एक फिक्स्ड लाइन में ही लिखना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी लाइन को कहीं भी उठा के लिख दो, या मतलब जो लाइन जहां पे हमें प्रिंट करनी, जैसा हमें आउटपुट लिखना है वैसा आउटपुट आप कहो कि हमें मिले, हम चाहे किसी भी लाइन को कहीं भी रख दें। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका कहने का मेरा ये मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे सी लैंग्वेज में हम अगर स्पेस दे रहे हैं, तो हम अगर कहीं भी हमने प्रिंटफ में या कहीं पे भी हमने स्पेस दिए हैं, तो हम चाहे इसमें एक स्पेस दे दें, हम उसमें 2 स्पेस भी दे सकते हैं, 3 स्पेस भी दे सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि हम यहाँ पे 1 स्पेस ही दें या फिर हम यहाँ पे 2 स्पेस ही देंगे, या हम इसके अलावा हम जहां पे भी चाहें तो वहां पे भी हम \n, जिसको कि हम न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं, हम जहां पे भी चाहेंगे, हमें जहां पे भी जरूरत हो हम उसको वहां पे यूज कर सकते हैं। कोई ये फिक्स नहीं है कि हमें \n को यहीं पे ही यूज करना है। या फिर हम जैसे देखें जो CLR SCR हम यूज करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि CLR SCR को आप जनरली जो हम डेटा टाइप डिक्लेयर करने के बाद यूज करते हैं। CLR SCR का मतलब होता है कि इसको हम कहीं पे भी जहां पे हमें क्लियर द स्क्रीन चाहिए होती है, जनरली हम इसको वहां पे यूज कर सकते हैं। तो इसी सब रीजन की वजह से हम इसको एक फ्री फॉर्म लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकेंडली हमारा इसमें ये आता है कि इसको हम वन लैंग्वेज क्यों कहते हैं, वन मैन लैंग्वेज क्यों कहते हैं। वन मैन लैंग्वेज का जनरली एक तरीके से, जैसे नाम से ही क्लियर है, आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी एक व्यक्ति ने डेवलप की हो। जनरली ये कंसीडर किया जाता है कि जो सी लैंग्वेज थी वो डेवलप की गई थी डेनिस रिची, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा तो डेवलप की ही गई थी, लेकिन ये माना जाता है कि केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा डेवलप की गई थी। इसलिए इसमें एक छोटी सी कमी भी रह गई थी, वो ये कि सी लैंग्वेज में एक्सपोनेंशिएशन के लिए कोई भी ऑपरेटर नहीं है। तो एक तरीके से ये इसका एक ड्रॉबैक भी माना जा सकता है। तो ये माना जाता है कि किसी एक ही व्यक्ति ने ये लैंग्वेज को डेवलप किया, तो ये एक इसमें छोटा सा ड्रॉबैक रह गया। लेकिन जनरली किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए एक पूरी टीम चाहिए होती है, किसी भी एक व्यक्ति को नहीं क्रेडिट जाता। हालांकि एक व्यक्ति उसमें मेन व्यक्ति हो सकता है, तो इसलिए हम इसको वन मैन लैंग्वेज कह देते थे कि भाई ठीक है, चलो एक व्यक्ति ने डेवलप की, तो उससे ये एक छोटी सी कमी हो सकता है कि रह गई, तो इसलिए हम इसको वन मैन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इसलिए हम इसको वन मैन लैंग्वेज बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि डेटा टाइप हमारे सी लैंग्वेज में कौन कौन से होते हैं। देखो, डेटा टाइप का मतलब होता है कि जो डेटा हम यूज कर रहे हैं उसका टाइप क्या है। डेटा टाइप जनरली हम इंटीजर या फ्लोट या फिर कैरेक्टर, इन सब को ही बोलते हैं। इसके अलावा जो हम यूज करते हैं प्रोग्राम में, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें मान लो यूज करना हुआ किसी का नाम, या हमें किसी के नंबर्स यूज करने हुए, या फिर हमें कोई भी वैल्यू यूज करनी हुई किलोग्राम में या ग्राम में, तो ये सब चीजें आपको एक तरीके से क्या बता रही हैं। जैसे नंबर्स किस चीज में होते हैं, जनरली हमारे इंटीजर में होते हैं, या फिर हम किसी का वेट ले रहे हैं, या फिर हम किलोग्राम में किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये चीज किस में होगी, जनरली हमारी फ्लोट में होगी, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब डेटा के टाइप्स ही तो हैं। तो अगर ब्रॉडली हम देखें कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, तो ब्रॉडली डेटा टाइप को हम 2 तरीके में
डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसका तरीका होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही हम बेसिक डेटा टाइप कहते हैं, और दूसरा इसका जो टाइप होता है वो होता है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप। तो हम सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप पे आते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे पास पहला जो डेटा टाइप होता है वो हमारा इंटीजर डेटा टाइप होता है। इंटीजर डेटा टाइप हमारा वो डेटा टाइप होता है जिसमें कि सबसे पहले तो हमारा डेसिमल नहीं आता है। ये जो वैल्यू होती है ये 0 हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है। इसको हम इंट कीवर्ड के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारी जो वैल्यू होती है ये साइंड हो सकती है या फिर अनसाइंड हो सकती है। मतलब कि इसके स्टार्टिंग में कोई भी साइन प्लस या माइनस का लगा भी हो सकता है और नहीं भी लगा हो सकता है। और जो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं, अगर उसके पहले कोई भी साइन नहीं लगा होता, मतलब कि अनसाइंड, तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीजर डेटा टाइप। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप को हम क्या मानते हैं, जिन वैल्यूज में डेसिमल लगा होता है हम उन वैल्यूज को फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। तो ये जो हमारी फ्लोट डेटा टाइप वाली वैल्यूज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा 14.66, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे फ्लोट डेटा टाइप। नेक्स्ट आता है हमारा डबल। जब भी हमें फ्लोट डेटा टाइप से ज्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करनी होती है, तो हम, जैसे कि हमारा जो फ्लोट डेटा टाइप होता है ये हमारा स्टोर करता है मैक्सिमम 6 डिजिट तक, मींस 0 के बाद किसी भी वैल्यू के बाद इसमें 6 डिजिट्स, मतलब कि मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल अगर हम 6 लें तो फ्लोट में 6.000000 तक के डेसिमल प्लेस को लेता है, और ये 4 बाइट्स लेता है। अब हम अगर डबल की बात करें तो ये हमारा किसी भी वैल्यू के बाद, डेसिमल के बाद 10 डिजिट्स तक वैल्यू को लेता है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हम 9 पॉइंट लें तो 9.10 बार आप 0 लगा लो तो तब तक ये आपकी वैल्यूज को ले सकता है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हम फ्लोट के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं, या फ्लोट को हम रियल भी बोलते हैं। तो जो डबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम डबल के थ्रू ही बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कैरेक्टर, जिसको हम कैर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा स्टोर करता है, आपको पता ही होगी, सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है। और जब एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप मिलके बन जाता है क्या, हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी का नाम लो, फॉर एग्जांपल राहुल या पंकज या लॉजिक्स, तो ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे स्ट्रिंग कहलाएंगे। अब हमारा डेटा टाइप का जो नेक्स्ट टाइप आया वो हमारा होता है डिराइव्ड टाइप। तो ये जो हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप हुआ, ये हमारा डेटा टाइप होता है किसी भी डेटा टाइप की जो हम चाहें कि मोर देन 1 वैल्यू स्टोर हो जाए, या फिर जो मल्टीपल वैल्यूज हैं वो स्टोर हो जाएं, तो हम उसको कहेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप्स। मतलब कि ये हमें अलाउ करेगा कि हम स्टोर कर सकें मल्टीपल वैल्यूज को सिर्फ एक वेरिएबल में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो डिराइव्ड डेटा टाइप हुआ वो कौन कौन सा हुआ। सबसे पहले हमारा आता है एरे। एरे में हम क्या देखते हैं कि हम सिमिलर डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एक कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। जैसे कि हम स्टोर कर सकते हैं किन्हीं भी स्टूडेंट्स के, मान लो हमें 10 स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करना है तो हम एरे को यूज कर सकते हैं, या फिर हमें 10 स्टूडेंट के मार्क्स को यूज करना है तो हम एरे डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। ये सब एरे, या इसके नीचे आप देख रहे हो पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इन सब पे पूरे चैप्टर्स हैं बेस्ड। तो ये सब चीजें जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, जिसपे कि हम बहुत जल्दी आने वाले हैं, ये 4th चैप्टर के बाद हम काफी जल्दी इस पे आने वाले हैं, ये चीजें प्रैक्टिकली आपके समझ में तब आ पाएंगी। नेक्स्ट हमारा होता है पॉइंटर डेटा टाइप। देखो पॉइंटर डेटा टाइप में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था
कि हर एक जो हमारा वेरिएबल होता है वो जिस भी लोकेशन पे होता है उस लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो इसी तरीके से हम अगर दो वेरिएबल को डिक्लेयर करें और हम ये मान के चलें कि इसमें से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है, तो ये जो वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है इसको हम पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम किस सिंबल से शो करते हैं? इसको हम शो करते हैं एस्ट्रिक के सिंबल से, जैसे आप इसमें देख रहे हो। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर डेटा टाइप। स्ट्रक्चर डेटा टाइप में हम कैसे कहते हैं? स्ट्रक्चर डेटा टाइप हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और इसमें हम सिमिलर या डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर डेटा टाइप है इसको हम मेन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और मेन के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसको हम शो किससे करते हैं? हम इसको एक कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट, उसके थ्रू हम इसको शो करते हैं या डिफाइन करते हैं। सेकंड हमारा आता है यूनियन। यूनियन क्या होता है हमारा? यूनियन में भी हम सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो मेमोरी लोकेशन होती है वो सारे एलिमेंट्स के लिए एक ही होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, सिर्फ एक वेरिएबल को किसी भी एक गिवन टाइम पे, मतलब एक वेरिएबल सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है किसी भी एक गिवन टाइम के लिए। यूनियन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इसके लिए यूनियन नाम का कीवर्ड होता है, हम उस कीवर्ड से इसको डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एन्यूमरेशन डेटा टाइप। एन्यूमरेशन डेटा टाइप जो होता है वो इंटीग्रल कांस्टेंट को नाम देने के लिए होता है। ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट को नेम असाइन करता है। अब इसके नेम असाइन करने से होता क्या है? रीडेबिलिटी बढ़ जाती है प्रोग्राम की। एन्यूमरेशन को हम किस कीवर्ड से यूज करते हैं? हम इसको एनम नाम की कीवर्ड से शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि सी ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। देखो ऑपरेटर का क्या मतलब है? ऑपरेटर का मतलब आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि किसी दो वेरिएबल्स के बीच में काम करने वाला एक ऐसा सिंबल जो कि कुछ मैनिपुलेशन को आपको शो करता है। मीन्स के जो हमारे कंपाइलर को ये बताता है कि उसको क्या कैलकुलेशन करनी है, मतलब कि उसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करनी है, भाग करना है, क्या करना है। मतलब कि ऑपरेटर्स एक तरीके से टूल्स हैं या कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंबल्स हैं जिनके थ्रू हमारा जो कंपाइलर है वो डिफरेंट टाइप्स की मैनिपुलेशन को परफॉर्म करता है। और ये जो ऑपरेटर हैं ये किस पे ऑपरेट्स होते हैं? जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं उस पे ऑपरेट होते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारे जो सी लैंग्वेज है उसमें कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर आप जानते ही होंगे कि एडिशन को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन को अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सब हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं जिनका कि आगे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब किसी की वैल्यू बढ़ाने या घटाने से होता है। इंक्रीमेंट को हम प्लस प्लस पहले लगा दें या हम प्लस प्लस बाद में लगा दें, तो इसका मतलब हमारा, जैसे हमने फॉर एग्जांपल प्लस प्लस एक्स लिया तो इसका मतलब हो गया एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, या फिर हमने इसको एक्स प्लस प्लस लिखा। ठीक इसी तरीके से अगर हम माइनस माइनस एक्स लिख दें तो इसका मतलब हो गया एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, या फिर हम एक्स माइनस माइनस से इनको शो कर सकते हैं। लेकिन प्लस प्लस एक्स या एक्स प्लस प्लस इन दोनों में अंतर है। ठीक इसी तरीके से एक्स माइनस माइनस या माइनस माइनस एक्स, इसमें अंतर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम प्लस प्लस एक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने इसमें इंक्रीमेंट यानी कि प्लस प्लस एक्स पहले लगा दिया है तो ये वैल्यू को पहले बढ़ाएगा, पहले वैल्यू में एक ऐड करेगा और उसके बाद ये वेरिएबल में जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उस वैल्यू को असाइन करेगा। जबकि अगर x प्लस प्लस है तो ये वेरिएबल में वैल्यू को पहले स्टोर करेगा और इंक्रीमेंट बाद में करेगा। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस होता है। ठीक इसी तरीके से ये जो डिक्रीमेंट वाली चीज है माइनस माइनस एक्स या एक्स माइनस माइनस में काम करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है? ये कंपैरिजन में काम करता है। जैसे कि कोई भी दो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है, लेस देन है या लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू है,
इसके सिंबल इस तरीके से होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आप सिंबल देख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में हम मोर देन वन कंडीशंस को टेस्ट करते हैं और उनके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, लॉजिकल एंड, जो कि हमने सिंबल इसमें दिखा रखा है, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये भी आपके आगे आने वाले जो प्रोग्राम्स है उसमें यूज होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, एक तो हम सिंगल इक्वल टू बनाते हैं और एक हम डबल इक्वल टू बनाते हैं। तो ये जो सिंगल इक्वल टू होता है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और ये जो डबल इक्वल टू होता है इसको हम इक्वल टू बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये जैसे हमने a इक्वल्स टू 3 लिखा, तो ये 3 की वैल्यू जो है ये a नाम के वेरिएबल में असाइन हो रही है, ये मतलब होता है इसका। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे हमारा ये सबसे पहला आप देख रहे हो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर a इक्वल्स टू b, यानी कि b असाइन हो रहा है a में, या हम इसको प्लस इक्वल टू लिख सकते हैं। तो a प्लस इक्वल्स टू b का क्या मतलब हुआ, a इक्वल्स टू a प्लस b, माइनस इक्वल टू, ये अगर हम ऐसे लिखें कि a माइनस इक्वल टू b, तो इसका क्या मतलब हुआ, a इक्वल्स टू a माइनस b, या हम लिखें एस्ट्रिक इक्वल्स टू, तो इसका क्या मतलब हुआ, a एस्ट्रिक इक्वल्स टू b, मतलब a इक्वल्स टू a एस्ट्रिक b। सेम इसमें ये दोनों नीचे के इस तरीके से दिए हुए हैं। अब आगे मैं आपको बोलूंगा कि अगर ये चीजें आपके समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी फीडबैक हो आपकी, या कोई भी आपको नोट्स मंगाने हो, तो प्लीज इस मेल पे मेरे से कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।